हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम सलों के 12th पर। आज हम लोग विद्युतीय आवेश एवं क्षेत्र जो पाठ है उस पाठ का ऑब्जेक्टिव पार्ट 2 देखने वाले। पिछली क्लासों में हमने 1 से 25 तक प्रश्नों का हल कर लिया था। यदि उन प्रश्नों को आप नहीं करे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे जाकर देख लीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बच्चों। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया है, उसी में आप जाकर जुड़ जाइए। उसमें पीडीएफ नोट्स मिलता है आप लोगों को। ठीक है, समझ गए। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं और 26 नंबर प्रश्न से हम शुरुआत करेंगे, क्योंकि पिछली क्लास में हमने पीछे के प्रश्नों का देख लिया। तो देखिए लिखा गया है, किसी आवेश से अनंत दूरी पर आवेश के कारण विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। बच्चों आपको मालूम होना चाहिए कि देखिए आवेश दिया है, तो मान चलिए एगो आवेश क्यू मान लिया, इससे अनंत दूरी पर कोई आवेश है, कोई बिंदु मान लीजिए, उस बिंदु विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का क्या होगा। तो देखिए यह जो आवेश होता है इसकी जो विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न हो कुछ सीमा तक उत्पन्न हो, कुछ सीमा तक। ये नहीं कि यह आवेश अनंत तक उत्पन्न कर दे, कुछ सीमा तक उत्पन्न करे। तो अनंत तक पहुंचने में इसे नहीं पहुंच पाएगा, तो यानी अनंत पर इसकी विद्युतीय क्षेत्र की जो तीव्रता होगी क्या बच्चों, वह हो जाए जीरो हो जाए। कितनी हो जाएगी, जीरो। तो देखिए समझ गए इसका जीरो क्यों है। तो देखिए अनंत लिखेगा नहीं होगा, जीरो हो जाए, बिल्कुल हो जाएगा। 9 × 10 के पावर 9 वोल्ट पर मीटर, ये भी नहीं होगा। ठीक है, समझ गए। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं 27 नंबर प्रश्न लिखा गया है कि फ्लक्स घनत्व का मात्रक होता है। तो बच्चा आपको मालूम होना चाहिए फ्लक्स घनत्व का जो मात्रक होता है टेस्ला होता है। फ्लक्स घनत्व का मात्रक क्या होता है, तो टेस्ला। वेबर नहीं होगा, टेस्ला हो जाएगा। ठीक है, न्यूटन पर मीटर भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे जो लिखा गया है 28 नंबर प्रश्न, उस प्रश्न को भी पढ़िए। आवेश ए और बी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आवेश बी सी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तब ए और सी। मान चलिए ए आवेश है, एक बी आवेश है, एक सी आवेश। ये जो दो बच्चों आवेश है बी और सी, सॉरी, ए और बी क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो बच्चा आपको मालूम होना चाहिए दो आवेश आकर्षित कब करते हैं, तो एक प्लस एक माइनस रहता है। और दो असमान आवेशों के बीच जो होता है उस है आकर्षण बल लगता है। दो समान आवेशों के बीच का प्रतिकर्षण बल लगता है। तो ये कब प्रतिकर्षित करेंगे, आकर्षित लिख रहा है, तो आकर्षित कब करेंगे, जब एगो प्लस होगा एगो माइनस होगा। मान लीजिए हम ए को प्लस मान लीजिए, बी को माइनस। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब देखिए आगे लिखा गया है कि बी और सी भी एक दूसरे को आकर्षित। तो देखिए बी और सी भी बच्चों का एक दूसरे को आकर्षित करें। तो बी और सी एक दूसरे को आकर्षित कब करेंगे बच्चों। तो देखिए हम बी को मान लीजिए माइनस, तो सी को हम प्लस मानेंगे, तभी ना एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ठीक है, समझ गए कैसे माने। अब देखिए आगे प्रश्न लिखा है ए एम सी में क्या होगा, माने ए और सी में कौन सा बल लगे। तो ए क्या है बच्चों, प्लस। ए क्या है बच्चों, प्लस है, और सी का भी वो भी प्लस। तो दोनों प्लस है, एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। आप जानते हैं कि दो समान आवेश एक दूसरे का प्रतिकर्षित करते हैं। तो देखिए आकर्षण करेंगे नहीं होगा, प्रतिकर्षण करेंगे। ठीक है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। समझ गए। चलिए आगे देखते हैं 29 नंबर प्रश्न क्या लिखा है, उसे भी पढ़िए कि एक कूलम आवेश जो शून्य में 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान आवेश पर बल लगाता है। तो देखिए यह एक कूलम आवेश का जो बच्चों क्या है परिभाषा है। आपको एक कूलम पर आवेश में जो बल लगता है बच्चों, वह 9 × 10 के पावर 9 लगता है। 9 × 10 के पावर 9 लगता है, न्यूटन का बल लगता है। समझ गए, 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन का बल लगता है। यानी इसका राइट आंसर आप क्या हो जाएगा बच्चों, 1 न्यूटन नहीं होगा। 9 × 10 के पावर -9 न्यूटन, यह भी नहीं। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं 30 नंबर प्रश्न क्या लिखा गया है, उसे पढ़ते हैं। मुक्त आकाश का परावैद्युतांक माने एप्सिलॉन नोट का मान होता है। तो देखिए बच्चों मुक्त आकाश में जो एप्सिलॉन नोट का मान होता है वो 8.85 × 10 के पावर -12 होता है, फैराड पर मीटर। फैराड पर क्या होता है, मीटर होता है। चाहे इसका मात्रक होता है कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये दोनों मात्रक होता है, ये आप दोनों को याद रखिए। पहला का मात्रक है बच्चों तो फैराड पर मीटर पूछा जा सकता है, एप्सिलॉन नोट का मात्रक तो इसका मात्रक फैराड पर मीटर या कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। समझ गए। तो चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा,
ए गलत, बी गलत, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। कौन हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी। समझ गए। तो चलिए आगे 31 नंबर प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए 31 नंबर प्रश्न क्या लिखे उसे पढ़िए। राशि का मान होता है तो देखिए राशि यहाँ पर जो बच्चों है 1/4πε0 है। तो आप जानते हैं कि ये क्या के है, तो इसका जो मान होता है बच्चों 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर होता है। आप जानते हैं ना, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए ही वो इसका सही हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, ये सभी ऑप्शन क्या गलत है। ठीक है, तो चलिए आगे हम देखते हैं, शून्य भी नहीं होगा। और नीचे टेलीग्राम का लिंक दिए, उसमें जाकर जरूर जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो देखिए 32 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विद्युतशीलता का मात्रक होता है, तो बच्चों मैंने अभी बताया कि विद्युतशीलता का मात्रक होता है फैराड पर मीटर। फैराड पर क्या होता है, मीटर। तो फैराड पर मीटर यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे क्या लिखा है, आगे प्रश्न पढ़िए। आगे प्रश्न लिखा गया है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी पूछ रहे बच्चों ई। तो ई का मात्रक क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए। ई का मात्रक इसका बराबर सूत्र F/Q0 अभी ज्ञात कर दें। F क्या है तो बच्चों बल है, तो बल का जो मात्रक होता है न्यूटन। और Q क्या है तो Q जो बच्चों के आवेश, आवेश का मात्रक होता है क्या, कूलम, यानी न्यूटन पर कूलम इसका मात्रक हो जाएगा। तो देखिए न्यूटन पर कूलम लिखा गया, तो न्यूटन पर कूलम लिखा, लेकिन ये इसमें देखिए पोस्ट में जो लिखा गया वो गलती लिया, न्यूटन कूलम लिख दें, न्यूटन इंटू कूलम जो गलत है। न्यूटन पर कूलम या न्यूटन कूलम इन्वर्स लिखा चाहिए इस तरह। तो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा राइट आंसर हो जाए, ए गलत। वोल्ट पर मीटर, देखिए बच्चों वोल्ट पर मीटर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है, लेकिन कोष्ठ में पर भी गलत लिख दिए, इसलिए यह नहीं होगा। कूलम पर न्यूटन यह भी नहीं होगा। ठीक है, समझ गए। अब देखिए 34 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 34 नंबर प्रश्न लिखा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा होता है। तो देखिए बच्चों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अभी सूत्र मैंने बताया कि E = F/Q0। Q0 होता है बच्चों, Q0 लिख सकते हैं या Q भी लिख सकते हैं। तो देखिए इसका जो F है क्या बच्चों, F क्या है, बल है। तो बल की बीमा आप जानते हैं कि MLT इनवर्स कितना होता है, MLT इनवर्स 2 होता है। ठीक है, और आवेश की जो बीमा होती है बच्चों AT या IT होती है। तो देखिए अब इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो देखिए हल करके दिखा दे रहे हैं। जो हमारा क्या आवेश का जो बल का बीमा होता है MLT इनवर्स 2, आवेश की बीमा क्या होती है AT। ठीक है, समझ गए। अब इसको हम हल करेंगे। तो देखिए M जेम का तेव लिखा जाए, L भी जेम का तेव, और T जो है बच्चों क्या है, T ऊपर -1 है, ये भी जाएगा तो एगो माइनस चहक जाएगा, एगो माइनस चहक जाएगा तो कब हो जाएगा, -3 गो हो जाएगा। कब हो जाएगा, -3 गो हो जाएगा, और T के पर -3 हो जाएगा। और ये A जब जाएगा तो ये इन्वर्स में जाएगा, तो A इन्वर्स जाएगा, तो यहाँ पर A इन्वर्स लिखा जाएगा। ये हमारा क्या हो गया बच्चों, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का क्या बीमा प्राप्त होगा। तो ठीक है, आप उसे याद रखिएगा। तो क्या लिखा गया बीमा, तो बीमा पढ़िए ML² इन्वर्स आया था और A इन्वर्स 1 आया था, ये हमारा बीमा आया था बच्चों। तो मिलाइए, तो देखिए MLT इन्वर्स 2 A इन्वर्स 1, तो ये गलत है। यहाँ पर क्यों गलत है, क्योंकि T के पावर -3 होगा। ठीक है, तो MLT के पावर -3, ऑप्शन नंबर बी जो हमारा सही दिख रहा है बच्चों, क्या बी जो है सही आंसर दिख रहा है, समझ गए। यह सी भी गलत हो जाएगा और डी भी गलत हो, क्योंकि इसमें L का पावर 2 दे दिया और इसमें A का पावर भी दे दिया है। ठीक है, तो ठीक है, समझ गए। अब देखते हैं 35 नंबर प्रश्न। 35 नंबर प्रश्न क्या लिखा गया, समरूप विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता हो तब इसमें रखे गए +Q आवेश पर लगने वाला बल। तो देखिए समरूप विद्युतीय क्षेत्र कहने का अर्थ है बच्चों एक समान विद्युतीय क्षेत्र। कैसा बच्चों, एक समान विद्युतीय क्षेत्र। एक समान विद्युतीय क्षेत्र आप जानते हैं कि उसके जो तीर का जो विद्युतीय क्षेत्र की दिशा होती है वह एक ही दिशा में होती है, और उनके बीच की जो गैपिंग होती है वह भी बराबर होती है, और उनके जो तीर का परिमाण होता है वह भी बराबर होता है। देखिए जिस प्रकार मैंने यहाँ पर एक समान विद्युतीय क्षेत्र बनाया है। ठीक है, समझिए। अब इस एक समान विद्युतीय क्षेत्र मान चलिए एक आवेश हम रख देते हैं +Q,
तो प्लस क्यू आवेश रख दें तो बच्चों इस पर जो बल लगता है तो आप जानते हैं कि ई बराबर से सूत्र होता है एफ बटे क्यू होता है, एफ बटे क्या होता है क्यू। तो बल यहाँ से निकाल लेंगे, एफ बराबर क्या निकाल लेंगे ई क्यू, यानी जो हमारा बल होता है एक समान विद्युतीय क्षेत्र में होता है क्या ई क्यू बल होता है। आप बता सकते हैं कि एक समान विद्युतीय क्षेत्र में बल का जो मान होता है क्या होता है ई क्यू होता है। आपको यह भी मालूम होना चाहिए एक समान विद्युतीय क्षेत्र में जो प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला बल की दिशा होती है विद्युतीय क्षेत्र की दिशा की ओर होती है, और जो माइनस क्यू अगर रख देते इस पर जो लगने वाली विद्युतीय क्षेत्र की दिशा होती है वो विपरीत होती है विद्युतीय क्षेत्र की दिशा के विपरीत। ऐसा इसलिए होता है कि बच्चों आप जानते हो कि विद्युतीय क्षेत्र जो होता है कहीं ना कहीं प्लस से निकलता है और माइनस पर जाकर मिलता है, माइनस पर जाकर क्या होता है बच्चों मिलता है। तो माइनस पे मिलेगा तो देखिए यह प्लस है यह भी प्लस है, तो प्लस प्लस को क्या ढकेलेगा तो इसलिए इसको इधर भेजेगा, और माइनस जो है बच्चों माइनस को यह प्लस का बुलाएगा तो इसलिए यह इधर जाएगा। समझ गए ऐसा दिशा क्यों होता है। तो देखिए एक साथ मैंने कितने प्रश्नों को करा दिए, तो ठीक है। तो इसके लिए आप समझ गए इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा बराबर क्यू के साथ 90 डिग्री कोण पर, नहीं ये भी 90 डिग्री पर नहीं, ई क्यू हमारा राइट आंसर बी हो जाए। समझ गए। तो देखिए अब आगे जो 36 नंबर प्रश्न है उस प्रश्न को हम बढ़ते हैं। तो देखिए 36 नंबर प्रश्न पढ़िए। 36 नंबर प्रश्न क्या लिखा गया है। 36 नंबर प्रश्न देखिए लिखा गया एक प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन के समान विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाता है तो क्या होता है। तो देखिए बच्चों रखा जाता है तो आप जानते हैं कि प्रोटॉन का होता है प्लस, इलेक्ट्रॉन का होता है माइनस। तो देखिए ये दोनों प्लस माइनस होंगे तो एक समान विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाएगा। तो मैंने अभी बताया कि इन पर लगने वाला जो बल होता है क्या है, बल कितना होता है ई क्यू, ये जो क्या होता है समान होता है, उन पर लगे विद्युतीय बल बराबर हो गए। और देखिए ऑप्शन पढ़िए उन पर लगने वाले विद्युतीय बल बराबर हुए, विद्युतीय बलों के परिणाम बराबर हो गए, उनके त्वरण बराबर, त्वरण तो कभी बराबर नहीं होंगे। देखिए सी तो कब ना होगा, उनके त्वरण के परिणाम बराबर ये नहीं होगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी पढ़िए, उन पर लगने वाले विद्युतीय बल बराबर हम देखिए मैंने यह बताया। तो देखिए लेकिन बच्चों जो होता है उन पर प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन पर विद्युतीय बल के परिमाण बराबर होता है। परिमाण कहने का अर्थ है बच्चों देखिए ये जो प्लस की प्लस है ये माइनस है, तो विद्युतीय क्षेत्र के कारण इसको इधर लगेगा बल, इसको इधर लगेगा। तो एक बल हमारा क्या हो जाएगा, एक बल हमारा जो लगे प्लस में लगेगा बल, एक बल हमारा माइनस में लगेगा, यानी दोनों बल बराबर रहेंगे लेकिन एक प्लस में लगेगा एक माइनस। परिमाण अगर कर देते यानी मोड लगा देंगे तो दोनों हमारा क्या प्लस में आ जाएगा, यानी हमारा दोनों बल समान होंगे कब, जब उनमें परिमाण होते, इसलिए राइट आंसर बी हो जाएगा बच्चों। आप इससे समझ गए हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए। तो ठीक है, तो चलिए आगे जो प्रश्न उसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए 37 नंबर प्रश्न पढ़िए। 37 नंबर प्रश्न का निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है। तो बच्चों सदिश राशि पूछ रहे। आवेश जो है बच्चों कैसी राशि है, तो आवेश जो बच्चों अदिश राशि, आवेश का जो मात्रक होता है बच्चों क्या होता है कूलाम होता है, आवेश जो का मात्रक क्या होता है कूलाम। तो देखिए धारिता नहीं होगा, विद्युतीय तीव्रता होगी। मैंने विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता अभी बताया कि जो कैसी राशि है वह सदिश राशि है। कैसी राशि है बच्चों सदिश राशि, क्योंकि इसकी दिशा होती है किधर होती है, तो बल की दिशा की ओर होती है इसकी दिशा। ठीक है समझ गए, तो इसका राइट आंसर कौन सी हो जाएगा। समझ गए। 38 नंबर प्रश्न पढ़िए। 38 नंबर प्रश्न क्या लिखा है, एक साबुन के एक बुलबुले को जब धनावेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या होगी। तो देखिए बच्चों मान चलिए एक साबुन का यह बुलबुला है, यह धनावेशित कब होगा, माने इसमें प्लस चार्ज कब आएगा, जब इसमें से माइनस चार्ज निकलेगा, माइनस आवेश निकलेगा। तो माइनस आवेश निकलेगा बच्चों तो इसकी त्रिज्या क्या होगी कम होगी, क्योंकि जो माइनस चार्ज होगा वह कुछ ना कुछ अपना आकार लेके जाएगा। तो आकार लेके जाए तो जिसके कारण इसकी त्रिज्या में क्या होगी कमी होगी यानी घटेगी। तो देखिए बढ़ेगी तो नहीं होगी, घटेगी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अपरिवर्तित रहेगी नहीं, ऑप्शन नंबर डी भी नहीं, ऑप्शन नंबर बी होगा। समझ गए क्यों होगा, क्योंकि जो बच्चों और साबुन के बुलबुले से धनावेशित यानी उसमें से माइनस निकलेंगे तो यानी उसके आकार में क्या कमी होगी, यानी त्रिज्या उसकी घटेगी। ऑप्शन नंबर बी इसलिए सही हो जाएगा। समझ गए। अब देखिए 39 नंबर प्रश्न पढ़िए। 39 नंबर लिखे ए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है। तो देखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का यानी इसे पी या एम से सूचित करते हैं, आप जानते होंगे। इसका जो सूत्र होता है बच्चों Q गुणे 2L होता है, Q गुणे कितना होता है 2L होता है।
अब इसका मात्रक यहीं से देखिए क्यू क्या है, आवेश, आवेश का मात्रक क्या, कूलाम, इंटू दे देंगे, इंटू क्या दे दिया, और इंटू 2L, तो 2L क्या बच्चों, तो दूरी का मात्रक क्या, मीटर, यानी कूलाम मीटर, इसका हो जाएगा आंसर। तो कूलाम मीटर ऑप्शन नंबर यही सही है। कूलाम पर मीटर गलत हो जाएगा, कूलाम पर मीटर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कूलाम पर मीटर स्क्वायर ये भी गलत हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर पर मीटर ये भी सॉरी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया। अब देखिए 40 नंबर प्रश्न क्या लिखा है, आवेश का मात्रक होता है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि मैंने इसका आंसर अभी बताया है, ठीक है। तो चलिए 41 क्या बताइए, आवेश की बीमा होती है। तो बच्चों आवेश का जो सूत्र होता है, Q बराबर क्या होता है, IT होता है। Q बराबर क्या होता है, IT होता है। Q बराबर क्या होता है, IT। तो इसका बीमा आप लिखा सकते हैं, IT लिख सकते हैं या AT भी लिख सकते हैं। इसका बीमा IT या AT होता है, समझ गए। इसका बीमा क्या होता है, AT या IT होता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा, सी भी गलत, डी भी गलत। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो, आवेश की बीमा AT या IT होता है। समझ गए क्यों होता है। अब देखिए 42 नंबर प्रश्न पढ़िए, इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर होता है। तो देखिए बच्चों मैंने अब पिछली क्लास में बताए थे, एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो देखिए इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए गलत, सी भी गलत, -20 दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, समझ गए। अब देखिए आगे जो प्रश्न है उसे देखिए, 43 नंबर प्रश्न क्या लिखा गया है, निम्नलिखित में किसका अस्तित्व संभव नहीं है। तो बच्चों आप जानते हैं कि अस्तित्व संभव नहीं है, यानी कहने का अर्थ है कि क्वांटम क्रम सिद्धांत के अनुसार आप जानते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का जब दान होता है तो पूर्ण रूप से दान होता है, पूर्ण रूप से दान होता है, यानी आधा अधूरा नहीं होता है। तो देखिए बी तो हो जाएगा, 1.32 जो दिया इसका दान हो सकता है कि 1.6 × 2 करेंगे तो हमारा प्राप्त हो जाएगा, ये 6 × 2 करेंगे तो प्राप्त हो जाएगा। 64 भी हो जाएगा, क्योंकि 1.6 × 4 करेंगे तो 16 चौके 64, यह भी हो जाएगा। 1.6 × 1 करेंगे तो ये भी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो हमारे बच्चों वो प्राप्त नहीं होगा। आप सोच रहे हैं 1.6 से गुणा क्यों करें, क्योंकि बच्चों आप जानते हैं कि क्वांटम क्रम सिद्धांत के अनुसार फार्मूला होता है एन का है बच्चों, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ई का है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो देखिए इसलिए मैंने 1.6 से गुणा किया, समझ गए। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे 44 नंबर प्रश्न क्या लिखा है उसे पढ़िए, स्थिर विद्युत आवेश के बीच लगता बल किस नियम से दिया जाता है। तो बच्चों स्थिर विद्युत के जो बल होता है, आप जानते हैं कि दो आवेशों के बीच जो बल लगता है उसको हमने कूलाम के नियम के अनुसार क्या पढ़ा है, किसके नियम के अनुसार, कूलाम के नियम के अनुसार हमने पढ़ा है। तो देखिए गॉस का परिमेय नहीं होगा, किरचॉफ का नियम ये भी नहीं होगा, कूलाम का नियम हमें हो जाएगा, फैराडे का नियम नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, दो आवेशों के बीच जो लगने वाला बल है हमने कूलाम के नियम के अनुसार पढ़ा है, ठीक है, समझिए। तो देखिए अब 45 नंबर प्रश्न लिखा गया, किसी घिरे सतह पर कुल विद्युत फ्लक्स पृष्ठ के भीतर स्थिर कुल आवेश होता है। तो देखिए विद्युत फ्लक्स यानी फ्लक्स का F बराबर जो फॉर्मूला होता है सिग्मा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो कितना आवेश के कितना गुना हुआ था बच्चों, 1/एप्सिलॉन गुना आवेश क्यू, तो 1/एप्सिलॉन गुना हुआ कितना, 1/एप्सिलॉन गुना, आपके सामने दिखाई दे रहा है कि 1/एप्सिलॉन गुना कैसे आया, क्योंकि किसी भी आवेश का जो फ्लक्स होता है उसके 1/एप्सिलॉन गुना होता है। तो 1/एप्सिलॉन गुना ऑप्शन नंबर यही सही हो जाएगा, बी गलत, सी भी गलत हो जाएगा बच्चों। देख लीजिए आप आंसर मिला लीजिए क्यों गलत होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समझ गए। 46 नंबर प्रश्न पढ़िए, लिखा गया है कि जब किसी वस्तु का आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान। तो देखिए बच्चों जब कोई भी वस्तु का आवेशित किया जाता है, मान चलिए यह आवेश है, यह कोई वस्तु है, इसको आवेशित किस तरह से कर सकते हैं, पहला इसको धनावेशित कर सकते हैं, दूसरा इसको ऋणावेशित कर सकते हैं। तो धनावेशित कब होगा बच्चों, तो धनावेशित मान चलिए हम इसको धनावेशित करें, तो धनावेशित करेंगे तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन निकले तो कुछ द्रव्यमान लेके जाएगा, कुछ द्रव्यमान लेके जाएगा तो इसका आवेश जो इसका द्रव्यमान होगा कम होगा, यानी धनावेशित करने पर इसका द्रव्यमान क्या होगा बच्चों,
कम हो रहा है, द्रव्यमान कम हो रहा है। ठीक है, मान चलिए हम इसको ऋणावेशित करते हैं, ऋणावेशित करने यानी इसको हम इलेक्ट्रॉन देंगे, तो इलेक्ट्रॉन देंगे तो इसका द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ेगा। यानी देखिए इन पर यहाँ पर कंफर्म नहीं किया है कि आवेश को जो है धनावेशित करना है कि ऋणावेशित वस्तु को, इसलिए हम दोनों करके देख लिए। तो यानी दोनों करने पर आप जो द्रव्यमान हो रहा है वह बढ़ भी रहा है और क्या है, घट भी रहा है। तो इसलिए इसका राइट आंसर पढ़िए, बढ़ सकता है, बढ़ता है, तो देखिए बढ़ता है लेकिन हमें ये नहीं मानना है, घटता है नहीं, अच्छा रहता है ये भी नहीं, बढ़ता है या घटता है, बढ़ता है या घटता है। यदि आपसे पूछे किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है, यानी किसी वस्तु को धनावेशित किया जाए तो उसका द्रव्यमान क्या होता है, तो आपको बोलना क्या घटता है। यदि किसी वस्तु को ऋणावेशित किया जाए तो उसका द्रव्यमान क्या होता है, तो बढ़ता है। यदि क्यों बढ़ता है तो उसका आंसर आपको जरूर देना है, क्योंकि मैंने अभी बताया है। ठीक है, 47 नंबर प्रश्न पढ़िए कि एक स्टेट कूलम होता है, एक स्टेट कूलम। तो देखिए एक कूलम बराबर जो होता है बच्चों, वह एक कूलम बराबर 3 × 10 के पावर 9 स्टेट कूलम होता है। 3 × 10 के पावर 9 स्टेट कूलम होता है, समझ गए। अब देखिए स्टेट कूलम होता है, तब देखिए एक स्टेट कूलम बराबर पूछा है, तो इसको हम क्या इसको हम इधर भेज देंगे, तो 1/3 × 10 के पावर 9 हो जाएगा। तो देखिए 1/3 × 10 के पावर 9, तो ऑप्शन पढ़िए, पहला गलत हो जाएगा ऐसा ही, क्योंकि 1/3 ने दिया ही नहीं। 1/3 10 के पावर 9, तो 10 के पावर 9 दिया, लेकिन 10 के पावर -9 होगा। देखिए क्यों होगा, 1/3 × 10 के पावर 9, इसको जब हल कीजिए तो 1/3 × 10 के पावर -9 हो जाएगा, क्योंकि यह इन्वर्स में ऊपर जाएगा, समझिए इन्वर्स में ऊपर जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा, ए भी गलत, ऑप्शन नंबर सी हो जाए इसका राइट, 1/3 10 के पावर -9 लिखा गया। ठीक है, समझ गए। और बी जो है, डी भी क्या गलत है, क्योंकि माइनस नहीं दिया है। तो उम्मीद करते हैं आपको यह प्रश्न समझ में आ गया, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब प्रश्न नहीं दिए, यानी 47 कुल प्रश्न थे, 47 की सहायता से मैंने आपको 50 से भी प्लस प्रश्न करा दिया है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्लास काफ़ी अच्छा लगा, और यदि क्लास अच्छी लगे तो दोस्तों को भी शेयर की, क्योंकि आपके दोस्त पढ़ेंगे और अच्छे अंक प्राप्त करें। यदि क्लास को समझ में आए तो क्लास नीचे कमेंट बॉक्स में कहिए यस समझ में आए, नहीं समझ में आए नो कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। ठीक है, समझ गए। यदि आप क्लास चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और दोस्तों में शेयर करना भी मत भूलिए। तो चलिए आज क्लास में इतना ही, हम आगे क्लास में अधिक कर रहे हैं, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, समझ गए। तो चलिए आज क्लास इतना ही।